तो हम लोग प्रेजेंटेशन को चालू करते हैं यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। जब हम लोग कचरे के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो समझने की है वो ये है कि कचरा जो शब्द है उस शब्द का वास्तविकता में कोई अर्थ ही नहीं है। जब हम कहते हैं हमें कचरा उठाना है तो वास्तविकता में ये उस मानसिकता का द्योतक है जो मानसिकता आज से बहुत पहले की मानसिकता, आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले की मानसिकता है ये, जिसमें हम कहते हैं कि हमें कचरा उठाना है और कचरे को उठाकर डंपिंग साइट पर फेंक देना है। आज के युग में वेस्ट को लेकर, कचरे को लेकर जो मानसिकता है वो उससे आगे जा चुकी है। आज हम समझते हैं कि वास्तविकता में वेस्ट एक लायबिलिटी नहीं है। वेस्ट को अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाए, वास्तविकता में सही तरीके से अगर इसका प्रबंधन किया जाए तो वेस्ट एक रिसोर्स है। तो इसके अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने वेस्ट के बारे में एक जनरल जानकारी आप सबको देने की कोशिश की है और साथ ही साथ मैंने इसमें यह भी प्रयास करने की कोशिश की कि मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताऊं कि आखिर उन चीज़ों को हम लागू ज़मीन पर कैसे कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव होने के नाते। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें वेस्ट के बारे में है कि जब से सभ्यता की शुरुआत हुई है तब से वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे भारत देश के साथ में खासतौर पे बहुत बड़ी विडंबना क्या रही है कि भारत देश की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है वह है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, जो सिंधु घाटी में हम लोगों को मिलती है। उसके अंदर वो दुनिया की ऐसी पहली सभ्यता थी, मेसोपोटामियन सभ्यता, बाकी सभ्यताओं को छोड़ के, जिसके अंदर के ड्रेनेज के सिस्टम थे, जिन ड्रेनेज के सिस्टम्स के अंदर उनका लिक्विड वेस्ट मैनेज होता था। तो आज से 2500 साल पहले भारत में लिक्विड वेस्ट मैनेज होता था। परंतु भारत के साथ ट्रेजेडी क्या हुई कि जो औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ देश में, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन अंग्रेजों के द्वारा थोपा हुआ था। इनफैक्ट नैसर्गिक रूप से स्वतः स्फूर्त नहीं था। उसके कारण जो साधारण जनता में जो कचरे को लेकर जो जागरूकता, जो जानकारी आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, शहरों की तरफ आगमन तो हुआ, परंतु शहरों में जिस प्रकार की समस्याएं होती हैं कचरे को लेकर, जो मानसिकता आनी चाहिए वो मानसिकता नहीं आई। और वो चीज जो गांव में सहज सुलभ होती है, गांव में अगर खाने का पदार्थ और गोबर और आपके भूसे को अगर आप बगल में रख देते हैं वो अपने आप सड़ के खाद बन जाता है। परंतु शहर में प्रोड्यूस होने वाले कचरे को अगर आप बगल में रख देते हैं वो खाद नहीं बनने वाला, वो आपके लिए न्यूसेंस बन जाएगा। नेक्स्ट। अब वेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो मटेरियल जो कि अनयूज्ड है, जिसको रिजेक्ट किया जा सकता है, जिसको जो वर्थलेस है, हम केवल उसी को वेस्ट कह सकते हैं। आगे बढ़िए। इसके बारे में मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या करना चाहूंगा। जैसे देखिए, वेस्ट के बारे में बहुत सारे अलग अलग वो हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है। यहां पर जितने भी लोग उपस्थित हैं वो लोकल बॉडीज के लोग हैं। लोकल बॉडीज का जो काम है वो सारे वेस्ट को मैनेज करने का नहीं है। ना हम कर सकते हैं, ना हमारी क्षमता है, ना हमें करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा काम है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने का। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का मतलब वो वेस्ट जो साधारणतया घरों के अंदर पैदा होता है। हम हैजर्डस वेस्ट को अपनी फैकल्टीज में मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पैराफर्नैलिया, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। हम जिसे कहते हैं कि जो मेडिकल वेस्ट होता है उसको हम लोग मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि मेडिकल वेस्ट के लिए एकदम डिफरेंट रूल्स ऑल टुगेदर हैं। नेक्स्ट। अब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में भी जो है कुछ अलग अलग प्रकार के, जो मतलब अगर हम वेस्ट को चाहें तो उनकी ओरिजिन के हिसाब से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में बांट सकते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट में बांट सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट में बांट सकते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट में बांट सकते हैं, फिशरीज के वेस्ट में बांट सकते हैं और ई वेस्ट में बांट सकते हैं। इसमें नगर पालिकाओं का जो दायित्व है वो है, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों का जो दायित्व है वो है ई वेस्ट, कुछ फिशरीज से रिलेटेड वेस्ट अगर वो इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस नहीं हो रहा हो, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट। और इसमें हमारा जो काम नहीं है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट। इस बात को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खास तौर पे लोकल जो बॉडी के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं कि सर हमारे यहाँ वो इंडस्ट्री है, उसका खाने का कचरा नहीं उठा रहे सर, उसके यहाँ पे किचन था सर, पहले किचन का कचरा उठाते थे, हम किचन का कचरा नहीं उठा रहे। ये बात बहुत गलत है। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंडस्ट्री से कचरा आ रहा है उसको इस तरीके से सेग्रीगेट करने का कोई माध्यम ही नहीं है कि उसमें से कौन सा वेस्ट इंडस्ट्रियल है और कौन सा म्युनिसिपल है। अगर आप इस चक्कर में पड़ते हैं तो धीमे धीमे वो आपके सुपरवाइजर को से बात कर लेगा और बात करने के बाद में वो क्या करेगा कि वो बंदा वहां का इंडस्ट्रियल वेस्ट भी उठा के ले जाना चालू करेगा और आपका जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो प्रोसेसिंग प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए इंडस्ट्रियल वेस्ट हमको नहीं उठाना, हमको बायोमेडिकल वेस्ट नहीं उठाना, बट बाकी सारे वेस्ट का प्रबंध करना ये हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट, आगे बढ़िए, ये बता चुका हूं इसके बारे में।
ठीक है, अब एक चीज समझना बहुत जरूरी है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में दो प्रकार के वेस्ट होते हैं, ये मेरे ख्याल से सबको पता चल चुका होगा। पर सवाल ये उठता है कि आखिर जनता को कैसे समझाएं कि किस प्रकार के वेस्ट होते हैं। तो जनता को समझाने का साधारण सरल तरीका यह है कि खाने पीने के पदार्थों से निकलने वाला जो भी वेस्ट होता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, और उसके अलावा जो भी वेस्ट होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। वैसे ये बात पूर्णतया सही नहीं है, जैसे पेड़ के पत्ते हम नहीं खाते, परंतु पेड़ के पत्ते बायोडिग्रेडेबल होते हैं। परंतु लोग जो अपने घर के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो सिर्फ दो काम करें, दो डस्टबिन रखें, एक डस्टबिन किचन में रख दें और एक डस्टबिन किचन के बाहर, किचन से निकलने वाला जो खाने पीने का सामान है वो किचन की डस्टबिन में जाए और बाकी सारा वेस्ट बाहर की डस्टबिन में, तो वेस्ट अपने आप सेग्रीगेट हो जाएगा। सेग्रीगेशन के लिए इससे ज्यादा रॉकेट साइंस की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ दो डस्टबिन रखने हैं, एक डस्टबिन आपको रखना है किचन में और दूसरा डस्टबिन आपको रखना है किचन के बाहर। नेक्स्ट, अब ये समझना बहुत जरूरी है, अगर साधारण ऑर्गेनिक वेस्ट होगा तो 1 से लेकर 2 हफ्ते में अपने आप डिग्रेड हो जाएगा। लकड़ी होगी आप डालेंगे 10 से लेकर 15 सालों में डिग्रेड हो जाएगी। मेटल तक अपने आप में 100 से लेकर 500 सालों के अंदर डिग्रेड होकर नष्ट हो जाता है। परंतु अगर प्लास्टिक है वो जमीन के अंदर चला गया तो उसको डिग्रेड होने में 1 मिलियन ईयर्स से ऊपर लग जाते हैं। आगे बढ़िए, ये हैजार्डस वेस्ट है। अब हैजार्डस वेस्ट में कौन कौन से वेस्ट आते हैं इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। इसके अंदर इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट, हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट, कुछ ऑयल्स, बैटरीज, पेस्टिसाइड, पुरानी मेडिसिन, मेडिसिन की बॉटल, कॉरोसिव, इन्फ्लेमेबल, एक्सप्लोजिव्स, ये सारी जो चीजें होती है ये हमारे हैजार्डस वेस्ट में आता है। अब सवाल ये उठता है कि घरों से भी तो इस प्रकार का वेस्ट कई बार निकलता है, तो वो लोग क्या करें। जैसे दिवाली के बाद पटाखे हैं, पटाखे बज गए, कुछ लोगों ने कचरे की बाल्टी के अंदर डाल दिया, तो उसमें सेग्रीगेशन में ये लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास नैपकिन्स हों, बच्चों के जो डाइपर्स होते हैं, या आपके पास पटाखे हैं, या इस प्रकार का कोई भी और वेस्ट है जो कि हैजार्डस वेस्ट में आता है, तो उसको आप एक सेपरेट जो 50 माइक्रोन से ऊपर वाली वेस्ट वाली पन्नी होती है उसमें डालकर, क्योंकि रोज तो वैसा वेस्ट निकलता नहीं है, उसमें डालकर आप सूखे और गीले कचरे के साथ अलग से दे दीजिए। उसमें मिक्स करके मत दीजिए, मिक्स करके देना खतरनाक होगा। नेक्स्ट, नॉन हैजार्डस वेस्ट, बाकी सारे वेस्ट जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। अगला, बायोमेडिकल वेस्ट, ये आपको पता है हॉस्पिटल से निकलता है, जिसमें सिरिंज आती है, जिसमें कोई भी खून लगा हुआ हो, इंसान का कोई भी बॉडली फ्लूइड है, वो सारे के सारे आपके बायोमेडिकल वेस्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब एक सवाल ये उठता है आमतौर पे लोगों के अंदर कि हमें अपने ग्राम में जहां पे अभी वेस्ट प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, वेस्ट प्रोसेसिंग चालू करवानी है। तो आज मैं आप लोगों को प्लानिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक फंडा बताता हूं। यूजुअली एक इंसान दिन भर में 450 ग्राम वेस्ट जनरेट करेगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपकी जनसंख्या 10,000 की है तो 10,000 से अगर आप 450 ग्राम को गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 45,000 किलो, जितना मेरी अगर गणित सही है तो 45,000, मतलब कि 45 टन वेस्ट लगभग टोटल यूजुअली जनरेट होगा। इसमें सारा कलेक्ट हो भी सकता है, इसमें सारा कलेक्ट नहीं भी हो सकता, बट ये थंब रूल है। मेरे ख्याल से 4,500 होगा, 4,500 है, 4,500 किलो मतलब कि 4.5 टन वेस्ट। तो अब हमारे यहाँ पे जैसे उसमें जो 450 ग्राम वेस्ट होगा, अब आपका सवाल ये उठता है कि कंपोस्टिंग या बायोमिथेनेशन के लिए आपको कितना चाहिए होगा। तो आपको 270 ग्राम यूजुअली थंब रूल है, उसमें वेट वेस्ट होगा और बाकी सारा ड्राई वेस्ट होगा। तो लेट अस सपोज आप अपने यहाँ पे कंपोस्टिंग पिट्स को प्लान कर रहे हैं, तो आपको अपनी टोटल जनसंख्या निकालनी पड़ेगी, उसको 270 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। वो अधिकतम है वेस्ट जो आपके पास एक दिन में आएगा। अब हमारे यहां पे जैसे लगभग 55 टन के करीब वेस्ट आता है नगर पालिका का, जिसमें 33 टन के करीब जो है बायोडिग्रेडेबल और बाकी 22 टन नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अगला, अब सवाल उठता है कि ये तो हो गए वेस्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, वेस्ट को कम करने की स्ट्रेटेजीज क्या है, वेस्ट को काउंटर करने की स्ट्रेटेजीज क्या है। देखिए,
ये तीन चीजें हैं जिसको बच्चा बच्चा जानता है, बट इसके मर्म को समझने में काफी समय लगता है। वो है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। अब रिड्यूस का क्या मतलब है? अधिकतर लोग, खासतौर पर साधारण जनता, चुने हुए प्रतिनिधि भी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यहां तक कि ऑफिसर्स भी बोलते पॉलीथीन तो 50 माइक्रोन से अगर ऊपर की है तो अलाउ होनी चाहिए। कैरी बैग तो सर इनका 50 माइक्रोन से ऊपर का है, तब तो अलाउ होना चाहिए। नहीं अलाउ होना चाहिए, क्योंकि वो आपके पहले और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रिड्यूस को वायलेट करता है। पॉलीथीन शुड नॉट बी अलाउड बिकॉज कैरी बैग, इंसान आराम से कपड़े का बैग कैरी कर सकता है। वो सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि वो जेब में कैरी नहीं करना चाहता, उसको एक गलत आदत लग गई है। गलत आदत के कारण प्रकृति का नुकसान हो रहा है। तो पॉलीथीन के बैग भले ही वो बायोडिग्रेडेबल हो, कैरी बैग, केवल वहीं पर पॉलीथीन के बैग्स अलाउ करने चाहिए जहां पर और कोई ऑप्शन हो ही ना। इसके पीछे रीजंस हैं। मान लो वो कह रहा है कि बायोडिग्रेडेबल है, बट आप सर्टेनिटी से कभी भी नहीं कह सकते कि कौन सा प्रोडक्ट असली है, कौन सा प्रोडक्ट फेक है। हर एक पन्नी तो आप चेक करके लेके नहीं जाते मार्केट के अंदर। हो सकता है कि बायोडिग्रेडेबल के नाम पे गलत प्रोडक्ट आ रहा हो आपके पास में, उसका आप क्या करेंगे? इसीलिए बेटर स्ट्रेटेजी ये है कि जहां पर अवॉइड किया जा सकता है वहां पे इसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज जिसे कोरोना ने बहुत जरूरी बना दिया है, बट जिसको सभी जागरूक नागरिकों और चुने हुए प्रतिनिधियों और अधिकारियों और बाकी लोगों को जिससे हाय तौबा करनी चाहिए, कोरोना में अभी विकल्प नहीं बच गया क्योंकि एक दूसरे की गिलास नहीं छूना पड़ती है, परंतु वो है प्लास्टिक बॉटल्स। कितना भी आप प्लास्टिक बॉटल्स को, इनकी कोई जरूरत नहीं है। आरओ का पानी या साधारण नल का भी पानी वो उतना ही साफ और स्वच्छ होता है, और हम सब लोग उसी को पल के बड़े हुए हैं और ठीक ठाक ही हैं आजकल, कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत तो है नहीं। तो इसीलिए वाटर बॉटल्स को अवॉइड करना चाहिए। कोका कोला की बॉटल्स, तो ये पहले प्रिंसिपल में आता है, वो होता है रिड्यूस। दूसरे में आता है रीयूज। प्लास्टिक की वो बोतलें जिनको आप बार बार यूज कर सकते हो वो सही होती हैं, क्योंकि आप उनको बार बार रीयूज कर रहे हो। जैसे हमारे पुराने समय में होता था कि घर में कपड़ा था तो उसको फेंकने की जगह या तो किसी और को दे दिया, या उसके दसने बना दिए, या उसकी चद्दरें बना दी, तो रीयूज। और तीसरा है, जब वो ना हो पाए, रिसाइकिल। अब आपको बड़ा मजा आएगा ये बात जान के कि अगर इन तीनों सिद्धांतों का उपयोग करते हैं तो टोटल वेस्ट जो आपका जनरेट होता है उसका बमुश्किल 10% वेस्ट ही केवल ऐसा होता है जो फेंका जाएगा, बाकी वेस्ट फेंका ही नहीं जाएगा। अर्थात अगर मान लीजिए आप केवल एक लैंडफिल के अंदर उस वेस्ट को डाल रहे होते और दिन का 55 टन वेस्ट में से केवल 5.5 टन फेंका जाएगा, तो आप प्रतिदिन की 50 टन वेस्ट की तो केवल नगर पालिका सेविंग कर रहा है। बाकी सब लोगों को अगर मिला देंगे तो वो जो टोटल वेस्ट जिसको हम बचा रहे हैं वो 200 टन से ऊपर का वेस्ट होगा, जो हम दिन में लैंडफिल में जाने से रोकेंगे, वो प्रकृति में वापस आ जाएगा। आगे ठीक है, जैसे मैंने बोला ये सारी बातें मैं बता चुका हूं कि लूप होल्स होते हैं। अब इसमें रिड्यूस और रीयूज तो हो गया, पर रिसाइकिल के लिए जो चीज बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण कि जिसके महत्व को कम करके बताया ही नहीं जा सकता, जिसके बिना आप वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बना दीजिए, आप कंपोस्टिंग पिट डाल दीजिए, आप बड़ी बड़ी मशीनें खरीद कर दीजिए, आप बायोमिथेनेशन के प्लांट कर दीजिए, वो सब फेल हैं। वो है सोर्स सेग्रीगेशन। इसके महत्व का जो भी बोला जाए इसका महत्व कम है, उसके पीछे भी रीजंस हैं। सोर्स नेक्स्ट बढ़िए। सोर्स सेग्रीगेशन में क्या होता है, बेसिकली आप डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट को अलग अलग उसमें रखते हैं। आइडियली देखा जाए तो हैजार्डस वेस्ट अलग में जाना चाहिए, बायोमेडिकल अलग में जाना चाहिए, मेटल अलग में जाना चाहिए, ग्लास अलग में जाना चाहिए, बाकी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग में जाना चाहिए और बायोडिग्रेडेबल अलग में जाना चाहिए। तो मतलब आइडियल तो 5 प्रकार का होता है, पर 5 प्रकार की डस्टबिन मतलब मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोगों ने सीधी सरल प्रक्रिया इस टेरिटरी के अंदर रखी और पूरे देश में भी रखती है, वो है ट्विन बिन सिस्टम। एक आपका हरा वाला बिन होगा जिसके अंदर क्या होगा, सारा हरे बिन में क्या जाता है, कौन बताएगा मुझको? बायोडिग्रेडेबल वेट वेस्ट। और नीले वाले बिन में आपके बाकी सारे वेस्ट। अगर हैजार्डस वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, तो उसको ब्लैक कलर वाली पन्नी में, पन्नी अगर किसी के पास वो जो मोटी वाली 50 माइक्रोन से ऊपर वाली आती है उसमें रैप करके, अगर वो नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो तो अखबार में रैप करके ऊपर से धागा बांध करके ये बताकर सामने वाले व्यक्ति को क्या यार इसमें गड़बड़ वाला वेस्ट है, दे दिया जाएगा तो चल जाएगा। अब वेस्ट की जो प्रोसेसिंग नहीं हो पाती, अगर आपका सोर्स एग्रीगेशन नहीं है जैसे, तो आपका तकरीबन 30 से लेके 40% वेस्ट फेंका जाएगा। और अगर आपका सोर्स एग्रीगेशन है तो आपका बमुश्किल 10% वेस्ट है जो फेंका जाएगा। तो अबाउट 20%
का डिफरेंस सिर्फ सोर्स सेग्रीगेशन क्रिएट करता है, नंबर एक। नंबर दो, सोर्स सेग्रीगेशन होने से जो मशीनें हैं जो कि आपकी प्रोसेसिंग प्लांट में होती है बहुत लंबे समय तक चलती हैं। हमारा जब मैं एकदम शुरुआत में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो दिल्ली में एक ट्रेनिंग सेशन हुआ था, उस समय मिनिस्ट्री करवाती थी, तो मैं वहाँ पे गया था, 7 दिन का मैंने कोर्स किया था। उसमें हमें वो लोग दिल्ली के एक बड़े अच्छे बायोगैस प्लांट में लेके गए जहाँ पे उससे गैस बनती है। वहाँ पे सेग्रीगेशन तो हो नहीं रहा है, सारे ट्रॉमल, सारी मशीनें खराब, क्योंकि इंसान को ही अलग अलग करना पड़ता है ना। इतने इंसान आप लाओगे कैसे, उनको सैलरी कैसे दोगे? मॉडल अनवायबल हो जाता है, वेस्ट प्रोसेस होना बंद हो जाता है और लास्ट में सारी की सारी बातें हवाई रह जाती हैं, जमीन पर इसमें कुछ नहीं हो पाता। तो सोर्स सेग्रीगेशन बहुत जरूरी है। अब देखिए, इस सेग्रीगेशन से पब्लिक को फायदा होता है, रिसाइकल करना ज्यादा आसान होता है, एक हैबिट है, ये इतना मुश्किल नहीं है। हम लोगों ने सबसे पहले ऑफिसर कॉलोनी में, राजावत सर उस समय कलेक्टर थे दादरा नगर हवेली के, और प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, हम लोगों ने सबसे पहला कंपोस्टिंग यूनिट सिलवासा नगर पालिका का ऑफिसर कॉलोनी में ही चालू किया था, और हमने सबसे पहले सेग्रीगेशन भी वहीं से चालू किया कि दूसरे को बताने से पहले अपने ऊपर लागू करना बहुत जरूरी होता है। तो उसका परिणाम ये निकला कि उससे हम लोगों को छोटी छोटी कंपोस्टिंग पिट्स थी। आगे बढ़िए। अब कैसे सेग्रीगेशन को इंश्योर करें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन को इंश्योर करने के बहुत सारे इंपॉर्टेंट तरीके हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तरीका जो आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत अच्छे से जानते हैं वो है रेसिप्रोसिटी का। मतलब अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ मिलता है। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत जितना चुनाव पर लागू है, जितना राजनीति में लागू है, उतना इसमें भी लागू है। तो एक तरीका है डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूशन का। जब एक बार आप लोगों को किसी को डस्टबिन दे देते हैं और 2 डस्टबिन दे देते हैं और बोल के देते हैं कि भैया मैं ये तुमको डस्टबिन दे रहा हूं, तो सामने वाला व्यक्ति ऑब्लाइज फील करता है कि ठीक है, मुझको डस्टबिन मिल गए हैं। पर इसमें ट्रिक ये है कि डस्टबिन देने के बाद सेग्रीगेशन करवाना अगर आप भूल जाएंगे तो 6-7 महीने बाद जो दूसरी डस्टबिन है ना, वो बाल्टी के काम में आने लग जाएगी। उसमें पानी भर के कुएं से लाया जाएगा, उसमें नहाया जाएगा और वो घर के अंदर रह जाएगी, और जो एक डस्टबिन है वो आपकी कचरे के लिए उपयोग में हो जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि डस्टबिन दीजिए, पर डस्टबिन देने की बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र सेग्रीगेशन के लिए आप इंसिस्ट करना चालू कर दीजिए। दूसरा है कपड़े के थैले बंटवाना। इसमें भी वही प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, जो साइकोलॉजी का बहुत ही प्रूव्ड प्रिंसिपल है, वो यूज होता है। फिर है पीनल प्रोविजन। पीनल प्रोविजन से पहले, पीनल प्रोविजन लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। शुरुआत में पीनल प्रोविजन करते हैं तो मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मैंने इतने लोगों पे जुर्माना लगा दिया। मैं नगर पालिका के अंदर मतलब इतने हमने जुर्माने लगा दिए कि अब मैं बिना मास्क नगर पालिका में डर से घूमता नहीं हूँ कि अगर कहीं बिना मास्क के मुझको देख लिया किसी ने तो मुझ पर बोल देगा या फोटो खींच लेगा मेरी। इतने जुर्माने हम लोगों ने लगाए हैं, बहुत जुर्माने लगाए हैं। 22-25 लाख से ऊपर का केवल नगर पालिका में जुर्माना लगाया, 100-100 रुपए लगा के। पर उससे पहले जो काम करना बहुत जरूरी है वो ये है, वो है 10 डेज का प्लान बनाना और पॉलिटिकल विल होना। हमारे यहाँ पे मैं ये सबके सामने कहता रहता हूँ, बार बार कहता हूँ, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस मामले में कि मेरे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट साहब का इस मामले में अभूतपूर्व सपोर्ट रहा है। मतलब जितना कहा जाए उससे उसके लिए शब्द कम है। वो लोग नहीं होते ना तो प्लास्टिक बैन हो सकता था, ना तो सेग्रीगेशन हो सकता था, ना दुनिया में कुछ हो सकता था। बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत ज्यादा। तो पॉलिटिकल विल कैसे जरूरी, कि होता क्या है कि जब आप कचरा, आपने 10 दिन का आपने प्लान बनाया, 10 दिन का प्लान क्या होगा, आपकी कचरे की गाड़ी के साथ एक व्यक्ति जाना चालू करेगा डस्टबिन देने के बाद, और बोलेगा देखो कचरा अलग अलग देना है तुमको, नहीं दोगे मैं तुम्हारा कल से नहीं उठाऊंगा। फिर अगले दिन आएगा, फिर बोलेगा नहीं मैं तुम्हारा कल से नहीं उठाऊंगा। ये वैसे 7 दिन करेगा। 8वें दिन से वो थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो जाएगा, कुछ लोगों का नहीं उठाएगा, और 10वें दिन से वो एकदम उठाना कचरा सेग्रीगेटेड अगर नहीं आता वो बंद कर देगा। 10वें दिन के बाद क्या होगा, यूजुअली अगर पॉलिटिकल बॉडी सपोर्ट में नहीं है तो वहां पे ह्यू एंड क्राई मचना चालू होगा। आपने कचरा उठाया नहीं, सोसाइटीज का कचरा अलग अलग नहीं है, आपने उठाया ही नहीं। अब सोसाइटीज में कचरा या गांव के सामने कचरा पड़ा है, इसमें ना गांव में थोड़ा दिक्कत होती है, मैं वो उस पर बताऊंगा एक बार। वो लोग क्या करते हैं, कचरा नहीं उठाओगे जला देंगे बगल में, उनका अपना नया सिस्टम है, मुझे पता है ये बात, बट मैं उसके बारे में बात करता हूँ। शहरों के लिए एक बार ये, मतलब जहां सोसाइटीज है या जो अर्बनाइज्ड आपके एरिया, वहां पे आप 10 डेज में प्लान पे गए और 10वें दिन आपकी पॉलिटिकल विल के बाद आपको पहला काम ये करना, आपको कचरा उठाना बंद कर देना। अब आपने डस्टबिन तो हटा लिया, वो कचरा डालेगा कहाँ, या तो अपने सामने डालेगा, कितनी दूर डालेगा, इकट्ठा होना चालू होगा, ह्यू एंड क्राई चालू होगी, 4 दिन गंध मचेगी। 5वें दिन से अपने आप लोग कचरे को सेग्रीगेट करके आपको देना चालू कर देंगे। फिर उसके बाद
एक आध दिन कचरा रखा फिर आपने उठा लिया, अब आप भी कचरा तो नहीं पड़े रहने दे सकते हो। इस प्रकार से जो पुल एंड पुश कर करके धीमे धीमे सेग्रीगेशन आपका एंश्योर हो जाता है। फिर अब गांव में मान लीजिए वो क्या कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड है वो जला ले रहे हैं, तो वहां पर जो समझाना और बात करना, मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो हो जाता है कि भाई देखिए आप अपना ये वाला कचरा तो आप अपने घर में गड्ढे में डाल दो, आपकी जमीन को फायदा होगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि अगर वो कचरे को एक जमीन में डाल दे और उसके साथ में चूना डालना बहुत जरूरी है, जितना मुझे पता है, क्योंकि होता क्या है कि वो जो कचरा होता है ना वो एसिडिक होता है, तो एसिडिक कचरा जमीन के अंदर के एसिड कंटेंट को बढ़ाता है। तो हमको क्या करना चाहिए कि उसके साथ में थोड़ा सा चूना, लाइम पाउडर जो होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, वो डाल देना चाहिए उसके ऊपर। तो वो क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है उसको। फिर वो जो कंपोस्ट अंदर बनेगा ना आपके, वो कंपोस्ट एकदम जमीन के लिए परफेक्ट है। वो वैसे ही खाद है जैसे आग जलाकर पहले जब राख को नहीं वापस आपन कर देते, वैसे ही खाद हो जाती है। तो उसको वो समझाना है, और बाकी कचरा तो दे दे। दूसरा अपन इंसेंटिव क्रिएट कर सकते हैं। प्लास्टिक की थैलियों और ऐसा वेस्ट अगर तुम दोगे तो हम गांव में कचरे का उठाने का पैसा नहीं लेंगे और बाकी लोगों के लिए हम पैसा लेंगे। यू नो, वी कैन क्रिएट सम इंसेंटिव्स ताकि बंदे को लगे यार अलग अलग देने में हमारा फायदा है। तीसरा, मेरा ये बहुत फर्म व्यू है और मैं आपसे सच में बोलना चाहूंगा, पैसा लेना चाहिए कचरा कलेक्ट करने का। इसमें मेरी भी बॉडी ने अब तक नहीं लेना चालू किया है, मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि पैसा लेना चाहिए। रीजन है इसके पीछे, भले ही आप 50 रुपए लेंगे उससे आपका खर्चा नहीं निकलने वाला, परंतु उस व्यक्ति की अपेक्षा आपसे बढ़ जाती है कि आप इसको ढंग से करो। आपको आपकी जो क्वालिटी होती है ना काम की, वो बढ़ जाती है, आप बेटर काम करते हो जस्ट इसलिए क्योंकि आप उससे थोड़ा सा पैसा नॉमिनल नाम मात्र का ले रहे हो। उसके बाद कंसिस्टेंसी होगा क्या कि एक बार जब आपने करना बंद किया, कुछ दिनों बाद वापस वो मिक्स होकर आना चालू हो जाएगा, फिर आपको ये करना पड़ेगा। ये आपको बीच बीच में मुहिम वापस चालू रखनी पड़ेगी और लास्ट में जो व्यक्ति तब भी न माने उस पर पीनल प्रोविजन। अब पीनल प्रोविजन का तरीका क्या है, ये सुपरवाइजर लोग करते हैं या जो आपका इंस्पेक्टर जाएगा वो करेगा। वो सोसाइटी के ऊपर आपने बोला जुर्माना काट के आ जाओ, तो उसके लिए 100 रुपए का जुर्माना काटना आसान है। वो 100 रुपए का जुर्माना काट के पहली बार में आ जाएगा। करना क्या है कि अगर मान लो वहां पे 10 घर हैं जिन्होंने नहीं किया है, तो सबका कंबाइंड जुर्माना उनके वेलफेयर एसोसिएशन के ऊपर लगाने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़े। अब हमारे यहां पे जो टेंडर प्रोविजन है, चूंकि दोनों ही जगहों पे एजेंसीज ऑलरेडी हैं, इसमें मैं सर ने एक बात कही थी, उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। एक है सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग। सिलवासा में शायद 8 गांव हैं जिनको 12 हो गए हैं, 12 पंचायत, शुरुआत में 8 थे ना शायद, हाँ। तो 12 पंचायतें प्लस नगर पालिका का सारा वेस्ट एक जगह पे कलेक्ट होकर जाता है। उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। अगर आप एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी लेकर आए हैं अपने यहाँ पे, तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी 2-4 चीज़ें हैं। वो ये है कि आपकी एजेंसी पर लगातार रेगुलर जुर्माने होने चाहिए अगर वो काम ढंग से नहीं करती। बहुत ज़रूरी है ये। इसको वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, चूंकि उसका संपर्क आपसे ज़्यादा होता है तो हो सकता है आपका भी मन पसीज जाए, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। निर्दयी होकर बिना दया भाव के उसके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए। दूसरा, पीएमसी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद इसको देखा है। हमारे पास में पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नहीं थे। हमारी बॉडी का ये था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की जरूरत क्या है, हम लोगों ने लोगों को नौकरी पे क्यों रखा हुआ है। परंतु जब आए वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, तब हमको पता चला कि जो एजेंसी हमारे यहाँ काम कर रही थी वो हमको कितनी एंगल्स पे, कितने लेवल पे गलत बातें बता रही थी। जैसे कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी वो खराब कर देगी, जो इनिशियल मशीनें ला रही है वो खराब ले जाए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो कि टेंडर का पार्टी है, वो आपकी सेंट्रलाइज्ड एजेंसी के साथ में आ जाना चाहिए। तीसरा, सेंट्रलाइज्ड वेस्ट प्रोसेसिंग हो रही है, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट प्रोसेसिंग को प्रमोट नहीं करना चाहिए। जैसे डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट प्रोसेसिंग का सिर्फ यह फायदा नहीं होता कि कचरा प्रोसेस हो रहा है। इनफैक्ट सच बताऊं तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ये कहते हैं कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले जो शहर हैं उनके लिए सेंट्रलाइज्ड वेस्ट प्रोसेसिंग इज रिकमेंडेड ओवर दी डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट प्रोसेसिंग। साफ तौर पे कहते हैं। बड़े शहरों के लिए वो ये रिकमेंड करते हैं कि जो आरडब्ल्यूएस या उसमें आप डिसेंट्रलाइज करो। छोटे शहरों के लिए सेंट्रलाइज्ड इज रिकमेंडेड ओवर डिसेंट्रलाइज्ड। सेकेंडली, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आपके ये कहते हैं कि छोटे शहरों के लिए कौन सा मेथड प्रिफर्ड है, आप बताइए। बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी की कंपोस्टिंग, आपको क्या लगता है?
कंपोस्टिंग। छोटा अगर शहर है तो उसके लिए कंपोस्टिंग इज द प्रिफर्ड मेथड ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग। उसमें पीछे ये हमारा कंसेशनर का काम है कि वो ये चीजों को ले। इसमें वैसे लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल नॉन हैजर्डस, से गलत लिखा हुआ है। हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट को कलेक्ट ही नहीं करते, वो उसका खुद का काम है। वो चाहे तो अपना वहां से उनसे करवा सकता है। हमारी तरफ से उस वेस्ट का ना तो पैसा देंगे हम लोग, ना तो हम उस वेस्ट को काउंट करेंगे अपने। फिर उसमें क्या है कि बहुत जरूरी है कि पीएमसी के अलावा आप अपना भी एक सुपरवाइजर और बंदा उस खास पॉइंट पे लगा के रखे जहां पे वेट लिया जाता है उनका गाड़ियों का, और बंदे को लगातार बदलते रहे। बंदा सेम रहा ना मित्रों, ठीक है। और ऐसी जगहों पे मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को मत रखे जिसे किसी भी सिफारिश के माध्यम से अपॉइंट किया गया हो। मतलब सिफारिशी लोग ऐसे काम के लिए बहुत गलत होते हैं, वो पक्का गड़बड़ हो जाएगी वहां पे। फिर क्या है, आगे बढ़िए। अब ये इसके हमारे पीएमसी का काम है। अब हमारे पीएमसी क्या करती है कि पीएमसी जो कुछ भी ये करता है उसके ऊपर रिव्यू का काम करती है। वो हमारे बिल सर्टिफाई करके देती है। जीपीएस के माध्यम से ये सारा का सारा होता है। वो पूरे के पूरे वेट को लेती है। उसके बाद जब जीपीएस के पूरे रूट को मॉनिटर करने के काम करती है। और जब पेनल्टी है वो हम लगाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई फोटो से आया कि ये इस समय टाइम पे नहीं पहुंचा, तो एक नंबर दिया हुआ है और उस नंबर के अलावा हमने एक जिसे कहते हैं कि ऑलरेडी एक कंप्लेंट मैनेजमेंट की वेबसाइट भी बना के रखी हुई जिसपे कोई भी बंदा बता सकता है या इनफॉर्मली भी फोन करके बता सकता है। तीसरा एक काम नहीं करना चाहिए जो कि काउंटर इंटूटिव है, मल्टीपल चैनल्स नहीं होने चाहिए। जैसे मैं चावड़ा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि इनके कारण ही ऐसा हो पाया। वो है कि पंचायत सेक्रेटरीज हर जगह ना कहते हैं कि हमारा भी साइन वहां पे लगना चाहिए, या सरपंच कहते हैं हमारा, कतई नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट किसी का भी साइन नहीं लगना चाहिए सिवाय पीएमसी के। रीजन इसके पीछे देखिए, अभी आप सब लोग मां सरस्वती के आशीर्वाद से बहुत अच्छे लोग आए हुए हैं, परंतु हमेशा ऐसे ही लोग रहे जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसा ही रिजीम रहे जरूरी नहीं है। कचरा प्रबंधन ऐसी चीज होती है जो कि पॉलिटिकल विल से सबसे पहले प्रभावित होती है और उसके कारण गड़बड़ियां वहां पे होना चालू हो जाती है। हमें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम धरती माँ की बात कर रहे हैं। अगर कचरा ढंग से नहीं होता है तो माँ प्रभावित हो रही है, पृथ्वी प्रभावित हो रही है, जिससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। तो हमें सिंगल रखना चाहिए, एक लॉजिकल सिस्टम रखना चाहिए जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसके बाद हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे ये बात हो चुकी है। अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कोई सवाल हो, किसी के कोई भी क्वेश्चन हो, तो देखें ना। नहीं मतलब मैंने ऐसे बोला कि किसी समझ भी नहीं आएगी। ठीक है, ठीक। हाँ हाँ, मतलब हाँ, अब हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब होता क्या है, देखिए ये सेंट्रलाइज्ड, अजय भाई ने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया। सेंट्रलाइज्ड वेस्ट प्रोसेसिंग सिस्टम की जो सबसे बड़ी खामी है वो होता है आपका मिनिमम एश्योर्ड वेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं। होता क्या है, हर बंदा इस बात को जानता है जो कि आपके पास टेंडर भरने जा रहा है कि कल पॉलिटिकल बॉडी कह सकती है नहीं ये कचरा तो यहाँ जाएगा ही नहीं, तो उनका जो मिनिमम एश्योर्ड वेस्ट एक खास उससे कम हो जाएगा। तो हर टेंडर के अंदर, वो दमन के टेंडर में भी है, दीव के टेंडर में भी और यहाँ के टेंडर में भी, वो है मिनिमम एश्योर्ड वेस्ट। जैसे हमारे यहाँ पे सारी टेरिटरी का मिनिमम एश्योर्ड वेस्ट है 66 टन। हमने वो ऐसे कैलकुलेट किया कि कितना भी हम डिसेंट्रलाइज कर दे 66 टन से कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 100 टन अभी हो रहा है। ये हमने करके कैलकुलेट किया था। पर अगर आप हर जगह डिसेंट्रलाइज करते हैं तो जैसा अजय भाई ने कहा बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन से और कम हो जाएगा। पर फिर भी वो होने की संभावना कम इसलिए है कि सिलवासा में तो हो सकता है जहां पे सोसाइटीज हैं, आप सारे आरडब्ल्यूएस को बोल दो, परंतु जहां पे इंडिविजुअल बंगले हैं उनसे तो आप उसको नहीं बोल दोगे ना हर बंदा अपनी खुद की कंपोस्टिंग चालू करे, उससे तो कलेक्ट करोगे ही करोगे। और बंगलों और घरों की संख्या हमेशा आपकी सोसाइटीज और इंडस्ट्रीज से ऊपर रहेगी, तो मिनिमम एश्योर्ड वेस्ट आपका फिर भी मिल जाएगा। इसीलिए डिसेंट्रलाइज में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। डिसेंट्रलाइज में जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है कंपोस्टिंग का। जो बायोगैस है ना बनाना, मैंने अपने अनुभवों से देखा है, 15-20 जगहों पे जाके देख चुका हूं। अगर आपका 500 टन पर डे मतलब पर डे से कम का वेस्ट आ रहा है तो बायो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कवायद करना अपने आप में मतलब
मतलब वो जिसे हम लोग कहते हैं ना देसी भाषा में, वो चपना ही है प्रोग्राम, उसमें और कुछ नहीं होना, सिर्फ परेशानी होनी है उसमें। अब लिक्विड वेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। लिक्विड वेस्ट सीवर से आता है। अब इसमें मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं, दो प्रकार के पानी होते हैं, इसको आप याद रख लीजिए। एक होता है ब्लैक वाटर, एक होता है ब्राउन वाटर। अब हमारी टेरिटरीज में बहुत बड़ी समस्या क्या है वो मैं एक बताऊंगा। इसमें हमारी टेरिटरीज में ब्लैक वाटर को तो लेके फिर भी सोक पिट और सेप्टिक टैंक बनता है, परंतु ब्राउन वाटर के बारे में जनादेश या जनता का जो मन है या जनता की जो समझदारी वो ये तो यार ये नगर पालिका की ड्रेन में जाता है। तो हर व्यक्ति ने गले गले कोने कोने, हर व्यक्ति जिसने भी घर बनाया, बड़ी बड़ी सोसाइटीज ने अपना जो ब्राउन वाटर है उसका कनेक्शन करके रखा हुआ है इससे। अब ब्राउन वाटर क्या होता है मैं समझाता हूं। जो किचन से धुलने के बाद पानी आ रहा है, जो नहाने के बाद साबुन वाला पानी आ रहा है, मतलब हर वो पानी जिसके अंदर फीकल मैटर, हिंदी में क्या कहते हैं वो भूल गया मैं, जिसके अंदर फीकल मैटर, पॉटी जिसके अंदर ना मिली हुई हो, उसको बेसिकली हम लोग ब्राउन वाटर कहते हैं। उसके अलावा घर में धुलने वाला, कार को धोने वाला पानी, नहाने वाला पानी, गार्डनिंग का पानी, बाथरूम का पानी, दुनिया में जो भी पानी आ रहा है वो सारा पानी क्या होता है? ब्राउन वाटर। ब्राउन वाटर और ब्लैक वाटर दोनों ही स्टॉर्म वाटर के अंदर नहीं जाने चाहिए, कतई नहीं जाने चाहिए। साबुन का पानी भी, क्योंकि स्टॉर्म वाटर सीधे जाकर नदी में कनेक्टेड होता है। दोनों के लिए सोकपिट और सेप्टिक टैंक की आवश्यकता होती है। अब जब तक आपके यहां सीवरेज का सिस्टम नहीं बनता तो सोकपिट की साइज रखना बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट। अब बिल्डर क्या करते हैं, जो नगर पालिकाओं का काम है देखना, और जो काम है उनका देखना अपने ग्राम पंचायतों का और पीडीए बॉडीज का, बिल्डर क्या करते हैं जब वो आपसे परमिशन लेने के लिए आएंगे ना, तो पीछे एक सोकपिट और सेप्टिक टैंक दिखा देंगे। अब हमारे यहाँ पे इंजीनियर महान, उन्होंने देखा सोकपिट लगा हुआ है, सेप्टिक टैंक लगा हुआ है, टिक टिक लगाया, दोनों खुश, सबके सब लोग अरे वाह बन गया। परंतु सोकपिट और सेप्टिक टैंक होने से कुछ नहीं होता, उसकी साइज पर्याप्त होनी चाहिए। वहां पर सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के अंदर नॉर्म्स दिए हुए हैं, क्लियर कट नॉर्म्स दिए हुए हैं कि इतनी अगर वहां पे लोग रहने वाले हैं तो उसकी सोकपिट की साइज मिनिमम इतनी रहनी चाहिए। अगर कम हुई सोकपिट की साइज और सेप्टिक टैंक की साइज तो 100% वो पानी बहेगा, और बहकर कहां पे जाएगा? ड्रेन के अंदर जाएगा। पर अगर एडिक्वेट साइज है, अब द्यू का मैटर बड़ा स्पेशल इस मामले में। द्यू में क्या है कि द्यू में कई जगहों पर पानी का जो लेवल है वो बहुत ऊपर है, तो वहां पे जो सोकपिट है वो काम ही नहीं करता। तो उनके पास सिवाय साइंटिफिक सीवरेज ट्रीटमेंट वाले सिस्टम के पास, जितना मुझे पता है, मतलब मैं द्यू में रहा नहीं हूं, पर जितना मुझे पता है उसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बट दमन में समुद्री एरियाज को छोड़ दिया जाए, और सिलवासा और दादरा नगर हवेली में तो सोकपिट और सेप्टिक टैंक एडिक्वेट होते हैं अगर वो पर्याप्त साइज के बना लिए जाए। ये मेरा अब तक का अनुभव रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं होते क्योंकि बिल्डर को अपने 4 कमरे और बनाने हैं, तो उसको सोकपिट की साइज कम करनी है, और सोकपिट की साइज कम करनी है तो पानी बाहर जाना है, ये होता है। बस यही है इसमें। आगे देखिए, अब लिक्विड वेस्ट में हमारे यहाँ पे सर सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में ऑलरेडी है। अब है क्या, नगर पालिकाओं में जो म्युनिसिपल काउंसिल रेगुलेशन है उसमें चीफ ऑफिसर के पास सेक्शन 180 के अंदर क्लियर कट पावर है कि वो कोई भी कंडीशन अपने हिसाब से अगर उसको लगता है इंपोज कर सकता है। मैंने अपने यहाँ पे अपनी उसमें ये इंपोज करके रखी, सोकपिट की साइज ये होगी, सेप्टिक टैंक की साइज ये होगी। सोकपिट सेप्टिक टैंक की लोकेशन अलग से ऑनलाइन जब वो करता है करके देता है, वो यहाँ पे भी की जा सकती है जहाँ पे चीफ ऑफिसर सर करते हैं, वो देना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का होता है, तो 5 लोगों का 135 गुणे 5 हो जाएगा सर। फिर सर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में दूसरी चीज है, वो है आपकी ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत ही कड़वा अनुभव मेरा रहा है। आप लोगों के यहाँ चूंकि नया नया बन रहा है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कंसल्टेंट जो होते हैं ना, कंसल्टेंट, कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि आपने अच्छा कंसल्टेंट रख दिया तो आपका काम खत्म हो गया। कंसल्टेंट उतने ही बुद्धिमान होते हैं जितने आप बुद्धिमान हो। अगर आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है तो कंसल्टेंट बहुत अच्छा है, आपकी बुद्धि खराब है तो कंसल्टेंट खराब है। तो होता क्या है, कंसल्टेंट क्या करते हैं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में बनाते हुए कि वो जो है रोड के ऊपर नक्शा बनाते हैं कमरे के अंदर बैठ के। अब है क्या, असलियत में क्या होता है, रोड ये है, रोडें चौड़ी होती जा रही है, घर जो है वो रोड के नीचे रहता है। लाइन लेवल सीवरेज की जो ग्रेविटी वाली लाइन की होती है वो रोड के हिसाब से होता है, घर आपका नीचे। अब जब आपका पूरा बन जाएगा ना तो उसके बाद आप समस्या आपके पास में आएगी कि अब कनेक्शन कैसे दें, क्योंकि ये तो ऊपर है। फिर आपके दिमाग में आएगा अब अगली बार पंप लगाया जाएगा इसमें। ये गलत तरीका है।
इसीलिए जो वैक्यूम ट्रीटमेंट वाली जो प्रणाली है वो बेटर है, परंतु वैक्यूम ट्रीटमेंट की प्रणाली के साथ इश्यू क्या होता है कि वो कॉस्टली ज्यादा पड़ती है, उसका मेंटेनेंस कॉस्टली ज्यादा पड़ता है, तो ग्रेविटेशनल हमेशा चलती है। दूसरी बात, सीवरेज ट्रीटमेंट पे मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन बताना चाहता हूं, मुझे डिस्ट्रिक्ट पंचायत का नहीं पता, बट नगर पालिका में प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति उसके घर से 100 मीटर के अंतर पे सीवरेज की लाइन जा रही है और वो अपना कनेक्शन नहीं करता, तो उसके ऊपर जितना मुझे याद है शायद 20,000 तक का शायद जुर्माना है जो सीधे लगाया जा सकता है, विच इज और जुर्माना भी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ मत करो, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे अपन लोग बोलते हैं ना हम क्या करें, जाके तोड़ दो, देखिए तोड़ना भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब मैं ईमानदारी से बोलूं, एक आध जगहों पे आप दिखाने के लिए जरूर तोड़ सकते हो कि मैंने तोड़ दिया, परंतु अगर सबका तोड़ दोगे पूरा शहर गंदा जाएगा, वो आप नहीं कर सकते। तो तरीका क्या है, वो है कोर्ट में जाकर कंप्लेंट करवा देना। कोर्ट में 2 प्रकार के केसेस होते हैं, एक FIR केस होता है, कंप्लेंट केस होते हैं। नगर पालिका के सारे केसेस कंप्लेंट केसेस होते हैं। अपने वकील को बोला, एक कंप्लेंट कर दिया, कोर्ट एक समन देगी सामने वाले को, उसके बाद ये सारे कंपाउंडेबल होते हैं। समन मिलते ही ना लोग कंपाउंड कर लेते हैं। नहीं सर, क्रिमिनल कोर्ट में कंप्लेंट केस होता है सर। कंप्लेंट केस में होता क्या है, उसको एक समन जाएगा सर उसके पास, हमने लिख के दे दिया कि इन्होंने इसका धारा का, हाँ सर 1,000-2,000 से ऊपर दे दीजिए सर, दिए हुए हैं सर। इनफैक्ट काउंसिल से सुना भी है कि आप सर सीधे कोर्ट की वो जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो पर दिए हैं सर उसमें, और वो सीधे करता है कंपाउंड, मतलब जैसे ही उसको आता है ना नोटिस, वो पहले कुछ नहीं करेंगे, पर कोर्ट का नोटिस देखते ही उन लोगों को लगता है कि पता नहीं अब तो जेल ही हो जाएगी, वो सीधे जाके अपना जुड़वा लेते हैं सर। इसमें पर सर इशू क्या होता है, एक बहुत बड़ा इशू होता है कि कंस्ट्रक्शन का काम अगर लगातार चलता रहता है तो जो लाइन सबसे पहले टूटती है वो होती है पानी की, और उसके बाद जो दूसरी लाइन सबसे पहले टूटती है वो होती है सीवरेज की, और उसके कारण ना सर मतलब कनेक्शन दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। आगे बढ़िए। सीवरेज में 2 प्रकार की वो होती हैं, एक तो होता है, अब ये तो मतलब सीवेज का क्या बोलूं, इंडस्ट्रीज के पास में सीवेज की लाइन नहीं होनी चाहिए, उनको ज्वाइन करने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेंगे। और आप लोगों को एक और बात बताऊं, जो आप लोग अपन बोलते हैं ना बोरवेल, उसको क्या कहते हैं जी भाई अपना, नहीं सर, वो जिसके अंदर पानी अपना वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इंडस्ट्रीज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इंसिस्ट भी नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या होता है कि उनके अंदर खासतौर पर जहाँ पे केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, मैंने बहुत ज्यादा देखा है, वो अपने जो पूरे केमिकल वेस्ट को बोर के अंदर डाल देंगे। अगर आपने इंडस्ट्रीज में छेद होने का मौका दिया, सही बोल रहा हूं ना, मेरा बहुत डीप परवेजिव एक्सपीरियंस हो गया, 4.5 साल का है, तो इसमें जो है वो क्या करते हैं, तो इसीलिए आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सब जगह इंसिस्ट करनी चाहिए, पर इंडस्ट्रीज में कभी इंसिस्ट नहीं करनी चाहिए आपको। उसके बाद में अब देखिए ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट का तरीका बहुत ही आसान है। सेप्टिक टैंक और जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं, वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माध्यम से। होगा क्या कि अगर आप अपने सेप्टिक टैंक में भी उनको छोड़ देंगे, तो सेप्टिक टैंक में और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है प्रक्रिया में, आप में से कौन बताएगा? मतलब प्रोसेसिंग सेप्टिक टैंक में भी हो रही है, प्रोसेसिंग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी हो रही है, एसटीपी में ऐसा क्या होता है जो इसमें नहीं होता? एकदम सही बात, बट कैसे? ऑक्सीजन के कारण। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में एरोबिक आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन और हवा लगातार मिलती रहती है, तो इसके माध्यम से प्रक्रिया करते हैं। सेप्टिक टैंक में जो आपकी प्रक्रिया होती है वो नॉन एरोबिक होती है। ये एक इंपॉर्टेंट अंतर है समझने का। तो अगर मान लीजिए कहीं पर कुछ भी नहीं, आप ढंग का सेप्टिक टैंक बना देंगे, उसको प्रॉपर तरीके से बंद रखेंगे सेप्टिक टैंक में, इसीलिए अब मजेदार बात, जो सेप्टिक टैंक फूटा हुआ है या ऊपर से हल्का सा खुला हुआ है, उस सेप्टिक टैंक की प्रक्रिया अपने आप खराब होना चालू हो गई, क्योंकि सेप्टिक टैंक में जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होनी चाहिए? नॉन एरोबिक जी। तो इसीलिए इसका ध्यान रखना थोड़ा सा जरूरी है। आगे बढ़िए। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। आगे बस लास्ट ही है अपना, खत्म करते हैं हम लोग इसको। आगे बढ़िए। ये अलग अलग ट्रीटमेंट मेथड इसमें बताए गए हैं। ये हमारे यहाँ का जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो बना हुआ, आपके यहाँ पे भी ऐसा ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा।
सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर टेक्नोलॉजी होती है। बैक करिए। सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एक तरफ पानी भरता है, वो होता रहता है, तब तक दूसरी तरफ पानी भरता रहता है, फिर जब ये प्रोसेस होकर निकल जाता है तो फिर दूसरे वाले में चालू होता है। तो मतलब एक एक बैच में दोनों तरफ सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर जिसको कहते हैं। आगे बढ़िए। ये हमारी कचरे की गाड़ियाँ हैं जिसमें हम लेते हैं। आगे बढ़िए। एक बहुत ये हमारा प्लांट है जो पूरा बना हुआ है। मैम ने देखा था, बाकी लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग कभी भी आइए, एक बार ज़रूर इसको देखिए। नेक्स्ट बढ़िए। इतना साफ नहीं है, मतलब ऑब्वियसली अभी तो वेस्ट हो रहा है वहाँ पे, वो जब बना था उसका था। हमारे पास ऑलरेडी GPS एंड RFID बेस्ड वो है, हमने हर घर में ऑलरेडी RFID टैग लगा दिया है। अगला हमारा क्रम ये है कि हम RFID के माध्यम से वेस्ट कलेक्शन को इंश्योर कर पाए, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट है। आगे बढ़िए। हमारे यहाँ पे ये लीचेड ट्रीटमेंट प्लांट लग चुका है। अब हमारे उसका जो लीचेड भी होता है ना, ये देखिए, ये हमारे प्लांट का है अनट्रीटेड लीचेड, मतलब जो वेस्ट का गंदा पानी निकलता है, फिर वो ट्रीटेड लीचेड, पहली बात फिल्ट्रेशन, और तीसरा वो साफ पानी जो उससे। अब हमारा जो उस ड्रेन में पानी जाएगा ना, वो एकदम साफ पानी जाएगा, वो वैसा पानी नहीं जाएगा। आगे बढ़िए। स्वच्छता और क्लीनलीनेस ड्राइव्स। आगे बढ़िए। हम लोग एक काम जो बहुत रेगुलरली करते हैं, प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब लोग जो बहुत रेगुलरली करवाते हैं, वो है ये लोगों को अवार्ड देते रहना, बीच बीच में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि जनता हमारी सहभागी बनी रहे। तो उसमें करना कुछ नहीं होता, 5,000 रुपये के अंदर आपके सारे अवार्ड के वो आ जाते हैं। आपको नॉमिनेट करना होता है, सबको जाके देख लिया, जो सबसे साफ है उसको आपने अवार्ड दे दिया। बस यही हमारा प्रेजेंटेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।